सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल क्या है और क्या ये मॉडल हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम के अंदर जो बाल्मर सीरीज की अल्फा लाइन है उसकी फाइन स्ट्रक्चर को और बाद में फिर आगे जाके जो जीमन इफेक्ट है और स्टार्क इफेक्ट है उसको एक्सप्लेन कर पाया। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो आपको ये बताते हैं कि हमने ये लेक्चर कितने हिस्सों में डिवाइड किया है। ठीक है, हमने इस लेक्चर को मेनली 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। ठीक है, जो आपका पहला सेक्शन होएगा उसके अंदर आप पढ़ोगे पोस्टुलेट्स कि भाई जो सोमरफेल्ड का जो मॉडल था एटम का उसके पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं। ठीक है, दूसरा आपका पार्ट रहेगा इसके अंदर डेरिवेशन। इसके अंदर हम जो एक्सटेंशन है कि भाई सोमरफेल्ड ने आर्नोल्ड सोमरफेल्ड ने किस तरीके से बोहर की एटॉमिक थ्योरी को एक्सटेंड किया और भाई उससे बाद में जो फाइन स्ट्रक्चर है उसका आइडिया लगाने की कोशिश की। ठीक है, और तीसरा आपका पार्ट रहेगा फाइन स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए। अरे भाई जब आप एक बारी इसका डेरिवेशन पढ़ लेते हो तो आपको ये चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो प्राइमरी मोटिवेशन था सोमरफेल्ड के पास इस मॉडल को तैयार करने का वो तो यही था ना कि भाई जो नील्स बोर थे उनके मॉडल से जो फाइन स्ट्रक्चर होती है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रल लाइंस की वो एक्सप्लेन नहीं हो पाती। ठीक है, तो क्या ये मॉडल फिर भाई हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम की जो अल्फा लाइन है उसको एक्सप्लेन कर पाया? तीसरे पार्ट में हम ये देखेंगे। और जो आपका जो फोर्थ पार्ट रहेगा ये है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस का मतलब क्या है, इसमें हम ये करेंगे डिस्कस कि भाई कि इस मॉडल की प्राइमरी लिमिटेशंस क्या रही। देखो ये मॉडल बेशक बेहतर था बोहर एटॉमिक मॉडल से, लेकिन भाई फिर भी इसने हर चीज को पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, तो वो क्या क्या इसकी लिमिटेशन है वो सारे भाई इसके अंदर हम करेंगे डिस्कस। ठीक है, तो भाई चलो पहले हम देखते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल कि भाई इस मॉडल के पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं। ठीक है, अब इसके पोस्टुलेट्स के बारे में भाई बात करने से पहले देखो मैं आपको बताऊं, ये आपको पता है कि 1913 के अंदर जो नील्स बोर थे उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था जिसको हम क्या बोलते हैं, बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, और उनके मॉडल के अकॉर्डिंग बाल्मर सीरीज कैसे अपीयर होती थी आपको थोड़ा याद हो भाई। बाल्मर सीरीज का उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया था कि भाई जब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से कहां पर आता है, सेकंड ऑर्बिट में, या फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में, या फिफ्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में, या सिक्स्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में, यानी कि भाई क्या बोलते हैं 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2, 7 से 2, तो कौन सी स्पेक्ट्रल सीरीज अपीयर होती है, बाल्मर सीरीज। ठीक है, और बाल्मर सीरीज की भाई अल्फा लाइन के लिए उसके पास क्या एक्सप्लेनेशन था कि भाई जब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से कहां पर आता है, सेकंड ऑर्बिट में, तब बाल्मर सीरीज की जो फर्स्ट लाइन है अल्फा लाइन वो अपीयर होती है। तो तब तक ये मानते थे कि जो N3 से N2 जो स्पेक्ट्रल लाइन आती है वो बिल्कुल प्रिसाइज होती है, एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन होती है। ठीक है, लेकिन जब साइंटिफिक कम्युनिटी ने ज़्यादा बेहतर रिजॉल्विंग पावर के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स तैयार किए तो उन्होंने ये पाया कि भाई बाल्मर सीरीज की जो अल्फा लाइन है वो एक सिंगल लाइन ना होके वो मल्टीपल लाइंस का एक क्या बोलते हैं भाई बंच है, मतलब बंच ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है। ठीक है, एक गुच्छा है वो मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइंस का। ओके, तो उनके पास इस चीज का कोई एक्सप्लेनेशन था कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, और सिर्फ हाइड्रोजन की सिर्फ अल्फा लाइन ही नहीं, जो बाल्मर सीरीज की सेकंड लाइन थी, थर्ड लाइन थी, फोर्थ लाइन थी, सभी लाइंस मल्टीपल जो भाई लाइंस हैं उनसे मिलके बनी होती है। समझे बात, जब उनको भाई जूम किया गया तो ये पाया कि भाई वो सिंगलेट ना हो गया, यानी कि N3 से N2 एक सिंगलेट नहीं आता, एक मल्टीप्लेट आता है। उस मल्टीप्लेट में 2 पीक ज्यादा डोमिनेंट थी तो उसको हम बोल देते हैं फिर क्या कि भाई वो एक डबलेट था। समझे मेरी बात, तो आपको ये बात पल्ले पड़ी। बाल्मर सीरीज की अल्फा लाइन भी क्या थी भाई, एक मल्टीप्लेट थी। जो बीटा लाइन थी यानी कि भाई क्या बोलते हैं 4 से 2 वो भी एक मल्टीप्लेट थी। जो गामा थी वो भी एक मल्टीप्लेट थी। जो डेल्टा थी वो भी एक मल्टीप्लेट थी, यानी कि जो भाई 3 से 2 है, 4 से 2 है, 5 से 2 है, 6 से 2 है, ये सिंगल लाइन ना आके भाई उनकी जगह पे क्या आती हैं, मल्टीपल लाइंस आती हैं। लेकिन उन लाइंस के अंदर भाई सेपरेशन बहुत ही कम होता है, तो उनको हम
जो नॉर्मल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स हैं उनसे हम उनको प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व करके देख नहीं पाते। ठीक है, वो तो बाद में जब भाई हाई रिजॉल्विंग के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स के बारे में मालूम हुआ तब उसको हम रिजोल्व कर पाए। ठीक है, और इस चीज़ का भाई किसी के पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। नील्स बोर को भाई बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ये चीज़ कैसे अराइज होती है। ठीक है, तो 1915 से लेके और 1916 के बीच में एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, आपने भाई AJ समरफील्ड का नाम सुना होगा, आर्नोल्ड जोहानस विल्हेम समरफील्ड। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं ये जो साइंटिस्ट थे भाई समरफील्ड, तो उनके दिमाग में ये आया कि भाई मुझे इस मल्टीप्लेट को एक्सप्लेन करना है कि जो अल्फा लाइन है वो मल्टीप्लेट क्यों आई है। और मल्टीप्लेट में आपको बताऊं भाई दो पीक्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट थी। ठीक है, मतलब बंचिंग और की थी, बंचिंग में भी बंचिंग थी, यानी कि भाई वो वास्तव में हमको एक डबलेट नजर आता है, उस डबलेट के अंदर फर्दर पीक्स होती हैं, समझे मेरी बात। लेकिन भाई हमको वो एक डबलेट नजर आता, तो वो ऐसा क्यों था। तो इस चीज़ को भाई पता करने के लिए जो समरफील्ड थे उन्होंने भाई कोशिश करनी शुरू की, और उन्होंने 1915 से लेके 1916 के बीच में अपना एक भाई क्या बोलते हैं नया मॉडल डेवलप किया। उन्होंने 1915 से लेके 1916 तक जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था उसको भाई एक्सटेंड किया फर्दर। ठीक है, और उन्होंने फिर भाई क्या बोलते हैं एक बेटर, एक ज़्यादा भाई सोफिस्टिकेटेड मॉडल उन्होंने तैयार किया जो कि इस फाइन स्ट्रक्चर को भाई रैशनलाइज कर सके। और ये भी मैं आपको बताऊं कि बोहर के एटॉमिक मॉडल के अंदर सिर्फ एक ही क्वांटम नंबर था n, लेकिन समरफील्ड के मॉडल के अंदर टोटल तो 3 क्वांटम नंबर थे। ठीक है, एक तो था आपका भाई n5। ठीक है, n5 को भाई आप l क्वांटम नंबर भी बोल देते हो आगे जाके। ठीक है, जब आप वेव मैकेनिक्स पढ़ोगे तो वहां पर आपने पढ़ा होगा ना भाई कि जो 3 क्वांटम नंबर होते हैं n, l, m, वो किसके सोल्यूशन से आते हैं, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के सोल्यूशन से। ठीक है, जब आप वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम पढ़ोगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि भाई n, l और m इन तीनों क्वांटम नंबर्स के बारे में हमको भाई प्रिसाइजली कब मालूम पड़ता है, जब हम हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंजर वेव इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये मत मान लेना कि भाई उन क्वांटम नंबर्स का जो उनकी जो इन्वेंशन थी वो भी तभी हुई थी, नहीं, वो इन क्वांटम नंबर्स के बारे में थोड़ा बहुत एक बीफ आइडिया, एक फोरी आइडिया समरफील्ड ने पहले ही दे दिया था। ठीक है, तो उन्होंने, मैं आपको बताऊं, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है जो भाई आपका भाई m क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, और जो आपका l क्वांटम नंबर है जिसको हम एजीमुथल क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि l और m, इन दो क्वांटम नंबर्स के बारे में भाई इन्होंने बताया था। और उन्होंने भाई जो फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट था वो भी उन्होंने बताया था। ये भाई थोड़ा आपको इसको डिटेल्ड आपको पढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से आपको बात आपको मालूम पड़ेगी कि हाइड्रोजन एटम की जो बाल्मर सीरीज की अल्फा लाइन है, यानी कि जो लाइन भाई N3 से N2 में ट्रांजिशन होने से अपीयर होती है, वो लाइन वास्तव में एक सिंगलेट ना होकर एक मल्टीप्लेट है। और वो मल्टीप्लेट क्यों है इस चीज़ को भाई एक्सप्लेन नहीं कर पाता बोहर एटॉमिक मॉडल, क्योंकि वो तो भाई सिर्फ एक ही ट्रांजिशन को रैशनलाइज कर सकता है, एक ही ट्रांजिशन को बता सकता है 3 से 2। ठीक है, तो मल्टीपल ट्रांजिशंस को भाई ये कैसे एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, तो 1915 से लेकर 1916 तक भाई समरफील्ड ने अपना जो मॉडल एक्सपेंड किया था। तो मैं आपको बताऊं तो ये बात आप ध्यान रखना भाई कि समरफील्ड का जो मॉडल था वो बोहर के मॉडल की एक्सटेंशन ही था। ठीक है, अब आपने भाई बोहर एटॉमिक मॉडल मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो उन्होंने बोहर का जो मॉडल था उसकी तो सारी बात आपने यहाँ पर भाई रखनी ही रखनी है। ठीक है, आपको पता है बोहर का वो जो मॉडल था वो नॉन रिलेटिविस्टिक था। ठीक है, वहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो आप क्या मानते हो भाई, कांस्टेंट मानते हो। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आप भाई कांस्टेंट मानते हो पूरे ऑर्बिट के अंदर। एक ऑर्बिट के अंदर भाई इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, इजंट इट। तो इन्होंने नील्स बोहर के मॉडल को ही एक्सटेंड किया और भाई नई बातें हमको बताई। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं कि भाई पोस्टुलेट्स ऑफ समरफील्ड एटॉमिक मॉडल। तो पहला पोस्टुलेट क्या भाई, द इलेक्ट्रॉन मूव्स अलोंग एन इलिप्टिकल ट्रेजेक्ट्री विद न्यूक्लियस एट द फोकी ऑफ दिस इलिप्स एंड द सर्कुलर ऑर्बिट्स आर नथिंग बट स्पेशल केसेस ऑफ द सेम। तो पहला पोस्टुलेट आप देखिए, पहले भाई पहला पोस्टुलेट क्या है, देखो बोहर के मॉडल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता था ना भाई, और वो किस तरह के ऑर्बिट्स के अंदर घूमता था, सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में नहीं घूमता, वो घूमता है इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में, यानी कि जो न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन घूमने के, वो सर्कुलर ना हो, कैसे होते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। और जो सर्कुलर ऑर्बिट होता है वो एक्चुअल में क्या होता है,
इलिप्टिकल ऑर्बिट्स का क्या होता है, एक स्पेशल केस, समझे बात। तो भाई आपको बात आपको पहले पड़ी, इन्होंने क्या माना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में ना घूम के इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में घूमता है। और न्यूक्लियस कहाँ पर होता है, अब सर्कल था तो न्यूक्लियस तो सेंटर पे था, लेकिन यहां पर उन्होंने क्या बोला कि न्यूक्लियस अब एलिप्स के सेंटर पे नहीं होता बल्कि फोकी पे होता है। अब एलिप्स का फोकी क्या होता है आपको बताएंगे, ठीक है। तो और जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं वो इन्हीं इलिप्टिकल ऑर्बिट से क्या होते हैं, स्पेशल केस। अब आप ये कहोगे चलो ठीक है मान लिया, अब ये फोकी क्या होता है एलिप्स का, एलिप्स जहां पर न्यूक्लियस होता है, तो एलिप्स का फोकी जो है उसको समझने के लिए आप ये देखिए ये एक सर्कल है भाई, जो ये रेड लाइन है ये आपको एक सर्कल नजर आता होगा ना, ठीक है। और जो ये ब्लैक लाइन है, जो ये क्या है भाई, ब्लैक तो क्या है एलिप्स, और रेड लाइन से हमने क्या शो कर रखा है, एक सर्कल। और यहाँ पर एलिप्स का सेंटर भी वही है और सर्कल का सेंटर भी वही है, दोनों के सेंटर की कहाँ भाई, एक ही जगह पे है। और एलिप्स के अंदर देखो ये जो ब्लैक एलिप्स है इसके अंदर इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस और इसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस, इजंट इट। और सेमी मेजर एक्सिस को हम ए बोलेंगे और सेमी माइनर एक्सिस को हम यहाँ पर भाई बी बोलेंगे आगे, ओके। तो आपने एक बात तो देखी कि जो डायमीटर है हमारे सर्कल का वो इसके मेजर एक्सिस के बराबर है। अरे भाई इस रेड सर्कल का जो डायमीटर है क्या वो इस एलिप्स के मेजर एक्सिस के बराबर नहीं है क्या, इजंट इट। तो आपने करना क्या है, तो ये फोकी कैसे पता करते हैं। अब मान लिया आपको भाई इस ब्लैक एलिप्स का आपको फोकी पता करना है, इसका सेंटर भाई इसका आपको फोकी पता करना है, तो आपने क्या करना है कि आप इस एलिप्स के सेमी मेजर एक्सिस के बराबर डायमीटर का एक सर्कल बना दिया और उस सर्कल का सेंटर सेमी माइनर एक्सिस के एक एंड पे रखें। मुझे इस ब्लैक एलिप्स के भाई फोकी पता करने हैं, तो मैं इसके फोकी भाई कैसे पता करूंगा, मैं इस ब्लैक एलिप्स के सेमी मेजर एक्सिस के बराबर डायमीटर का एक सर्कल लेता हूं, ठीक है बात। और इस सर्कल का सेंटर फिर मैं कहां रखूंगा, इसके सेमी माइनर एक्सिस के एक एंड के ऊपर। तो ये जो सर्कल होएगा ये जिन दो पॉइंट्स पे सेमी मेजर एक्सिस को काटेगा उन दो पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, फोकी। यानी कि इस एलिप्स के पास दो फोकी हैं, एक तो फोकी यहाँ पर और एक फोकी भाई यहाँ पर है। मेरे ख्याल से भाई ये चीज़ आपको पल्ले पड़ गई, ठीक है। तो ये इसका पहला पोस्टुलेट, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री में ना घूम के न्यूक्लियस के अराउंड भाई वो इलिप्टिकल ट्रेजेक्ट्री में घूमता है। और न्यूक्लियस कहाँ लाई करता है, तो इन एलिप्स के फोकी के ऊपर, ठीक है। और सर्कुलर ऑर्बिट्स कुछ और नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के स्पेशल केसेस होते हैं, पहला पोस्टुलेट। और दूसरा पोस्टुलेट क्या है, देखो पहला पोस्टुलेट तो बिल्कुल एक तरह से सर्कुलर ऑर्बिट्स की जो एक तरह से जो कॉन्सेप्ट थी उसको भाई चेंज करके बनाया गया है, ठीक है। उसके अंदर उसका एक्सटेंशन है कि ऑर्बिट्स सर्कुलर की बजाय क्या है यहाँ पर भाई इलिप्टिकल। और एक जब हमने आपको पढ़ाया था बोहर एटॉमिक मॉडल कैसा था भाई, नॉन रिलेटिविस्टिक, इजंट इट। लेकिन यहाँ पर आपने क्या मानना भाई, द इलेक्ट्रॉन्स वेलोसिटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स इन दीज इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। और दूसरा पॉइंट क्या होता है, देखो बोहर के मॉडल में जब उन सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमता था तो ऑर्बिट में हर पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किसी पॉइंट पे रहे उसकी वेलोसिटी क्या रहती थी, कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन क्योंकि भाई इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा ना, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में अलग अलग पॉइंट्स पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी भाई, अलग अलग, ठीक है। और इस वजह से इलेक्ट्रॉन के मास के अंदर एक रिलेटिविस्टिक वेरिएशन आता है। ये इसका भाई दूसरा पोस्टुलेट। मेरे ख्याल से आपको भाई दोनों पोस्टुलेट आपको समझ में आ चुके हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं डेरिवेशन ऑफ सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल, कि भाई इसका डेरिवेशन आप इसको भाई कैसे आप इस मॉडल को डिराइव कर सकते हो। तो पहले तो मैंने आपको क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैसे घूमता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के अंदर, इजंट इट। मान लिया ये है कोई इलिप्टिकल ट्रेजेक्ट्री और ये है उस एलिप्स का मेजर एक्सिस ए और ये बताओ क्या है इसका भाई माइनर एक्सिस बी। और आप ये माने ये है भाई फोकी। अरे मैंने आपको बताया ना भाई न्यूक्लियस कहाँ पर होगा, फोकी पे। तो ये है फोकी
और इस फोकी पे यहाँ बताओ कौन है भाई, इस फोकी पे कौन है, न्यूक्लियस, जिसका चार्ज कितना है Ze, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन फिर घूमता है इसके अराउंड, इस इलिप्टिकल पाथ के अंदर घूमता है। तो घूमते घूमते वो इलेक्ट्रॉन कभी तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। और आप ये मानो कि इसके ऊपर जो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन का मास m है, और वो इस इलिप्टिकल ट्रेजेक्ट्री के अंदर ये मानो कि v टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ भाई घूमने लग रहा है, ओके। तो क्या आप इस टेंजेंशियल वेलोसिटी v को दो कंपोनेंट्स में नहीं तोड़ सकते भाई? एक तो क्या हो जाएगी vr और एक क्या हो जाएगी vt। चलो आपको आगे बताएंगे, पहले आप मुझे बताओ। देखो, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है सर्कुलर पाथ में, तो उसका रेडियस क्या रहता है, कांस्टेंट, यानी कि उसके रेडियस के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूक्लियस उसके डिस्टेंस क्या रहते हैं, हमेशा कांस्टेंट, इजंट इट। तो वहां पर हमको सिर्फ और सिर्फ उस इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करने के लिए कि भाई न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन कहां पर है, हमको सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी? एंगल की। जो भाई हमारे पास जो एंगल है, हमको सिर्फ एंगल फाई की रिक्वायरमेंट रहेगी, इजंट इट। आप ये देखें कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर जाएगा तो उसकी आर भी तो क्या होती है भाई, चेंज होती है, इजंट इट, ठीक है। और जब मान लिया यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है, तो ये बताओ भाई, तो इस से लेके इस तक अरबी एंगल क्या है, फाई, ठीक है। और ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी v है, इसको हमने फिर तोड़ दिया भाई। तो आप ये बताओ कि इस इलेक्ट्रॉन को भी ट्रैक करने के लिए हमको दो कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। एक तो हमको भाई ये पता होना चाहिए कि भाई वो इस एक्सिस से कितने एंगल आगे है, उसका भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, यानी एक तो हमको भाई ये एंगल फाई पता होना चाहिए, दूसरा हमको ये मालूम होना चाहिए भाई कि वो कितनी दूरी पे है, उसका भाई हमको आर भी तो क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, इजंट इट। आप समझे मेरी बात कि एक सर्कल के अंदर इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करने के लिए सिर्फ, अरे भाई सर्कल में इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा, मान लीजिए कोई सर्कल है, तो मान लिया इलेक्ट्रॉन भाई यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो हमको सिर्फ ये एंगल पता होना चाहिए, फाई, इजंट इट। लेकिन यहाँ पर क्योंकि भाई इस एलिप्स के अंदर घूमते हुए इसका आर भी तो चेंज होएगा, यानी कि जो इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस है, यानी कि यहाँ पर इसको ट्रैक करने के लिए हमको दो कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, फाई और आर, ठीक है। तो फाई को, फाई यहाँ पर क्या है एंगुलर कोऑर्डिनेट, और आर यहाँ पर क्या है भाई रेडियल कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो आप ये बताओ, अगर इस इलेक्ट्रॉन की भाई, अगर इस इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करने के लिए आपको दो कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो इसकी वेलोसिटी को फिर भाई आप दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हो। एक तो क्या हो जाएगी आपकी रेडियल वेलोसिटी, एक आपकी क्या हो जाएगी भाई एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये तो बताओ क्या है भाई, अरे भाई ये क्या है, न्यूक्लियस के सेंटर से लेके और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उस तक जो क्या बोलते हैं भाई रेडियस बनेगा इसका, जो इसकी दूरी बनेगी, उसी के अलोंग आप ये जो कंपोनेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट वी आर, और इसके परपेंडिकुलर ये आप बताओ क्या है भाई वेलोसिटी कंपोनेंट वी टी, यानी कि ट्रांसवर्स कंपोनेंट, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह की वेलोसिटी है इस इलेक्ट्रॉन के पास, तो इस v को मैंने दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, एक तो बताओ क्या है वी आर, और एक बताओ क्या है भाई वी टी, यानी कि रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी वी टी, ठीक है। अब आप ये बताओ, अगर इसके पास वेलोसिटीज दो हैं तो इसके पास एंगुलर मोमेंटम भी कितने होंगे, दो तरह के। एक तो क्या होगा भाई रेडियल मोमेंटम, और एक बताओ क्या होगा भाई एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो भाई इसके पास क्या होंगे, दो तरह होंगे, एक तो क्या होगा रेडियल मोमेंटम फ्रॉम रेडियल वेलोसिटी, और एक क्या होगा भाई एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम ट्रांसवर्स वेलोसिटी। अच्छा भाई, एंगुलर मोमेंटम को एजीमुथल मोमेंटम भी बोलते हैं। तो देखो यहाँ से आपके दिमाग में बहुत और आएगी आपका, आप जब आगे पढ़ते हो तो वहाँ पर आप जब भाई, फिलहाल खैर हम आपको भाई क्वांटम नंबर्स नहीं पढ़ा रहे, जो डिटेल्ड क्वांटम नंबर्स हैं वो तो आपके भाई जब आपको क्या पढ़ाया जाएगा, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, तब आपको पढ़ाए जाएंगे। लेकिन आपने पढ़ा होगा ना कि वहाँ पर हाइड्रोजन एटम के लिए भाई तीन क्वांटम नंबर होते हैं, एन, एल और एम। तो एन आपको पता है क्या बोलते हैं उसको भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जो एल आपका है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, या उसको भाई सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं, उसको भाई सबऑर्डिनेट क्वांटम नंबर, या उसको एक नाम सा क्या था, उसका एक नाम था एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो उसको एजीमुथल क्वांटम नंबर क्यों बोलते थे, समझे बात। तो मैं आपको बताऊं, जो एल क्वांटम नंबर है वो एक्चुअल तो कब आया था, एक्चुअल तो आया था भाई
वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के दौरान, लेकिन उसका हमको एक बीफ आइडिया पहले ही मिल चुका था जब हमने क्या पढ़ा था भाई, जब हमने क्या डेवलप किया था, सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो यहाँ से इसको नाम क्या मिलता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। बताएंगे आपको भाई ऐसा क्यों था, ठीक है ना। तो इसको भाई एंगुलर मोमेंटम को एजीमुथल मोमेंटम भी क्यों बोलते हैं, तो पहले आप ये देखिए कि एजीमुथ क्या होती है। खैर भाई ये तो भाई जो क्या बोलते हैं, जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनके लिए है। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि मान लिया आप जहाँ पर हो, आपके सर के ऊपर जो पॉइंट होता है बिल्कुल ऑब्जर्वर के बिल्कुल हम क्या बोलते हैं, जेनिथ। ठीक है बात, तो ये आप बताओ क्या भाई, जेनिथ। और ये मान लिया क्या भाई, नॉर्थ। और ये मानो यहाँ पर कोई स्टार है, आप मानो यहाँ पर कौन है, ऑब्जर्वर, इसके ऊपर पॉइंट क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, जेनिथ। और यहाँ पर कोई क्या है भाई, कोई पॉइंट है। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसको हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। ठीक है, ये जो स्टार है इस ऑब्जर्वर से लेके स्टार तक का जो पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है, उस पोजीशन वेक्टर की जो प्रोजेक्शन होगी एक्स वाई प्लेन में, उस प्रोजेक्शन का नॉर्थ डायरेक्शन से एंगल क्या होता है, एजीमुथ। समझे बात। और अब आप ये देखें, यहाँ पर नॉर्थ की बजाय यहाँ पर कौन है, अरे भाई नॉर्थ की बजाय यहाँ पर कौन है, ये मेजर एक्सिस। अरे भाई ये क्या है, न्यूक्लियस। तो ये क्या है, मेजर एक्सिस का ये वाला हिस्सा। अरे भाई रिवॉल्व करने के दौरान इलेक्ट्रॉन ये मान लीजिए यहाँ पर है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन का जो वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर जो उसका भाई, ठीक है, वो कितना एंगल बनाता है किससे, बताओ भाई, इस लाइन से। उसको इसे हम क्या बोलते हैं, एजीमुथ। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, एजीमुथल मोमेंट। क्योंकि भाई अरे भाई यहाँ पर भी तो ये किससे डिफाइन होता है, इस एंगल से। तो यहाँ पर जो ये एंगल है फाई, इसको हम एजीमुथल एंगल बोल सकते हैं, एजीमुथ बोल सकते हैं। इस एंगल को हम क्या बोल सकते हैं, एजीमुथ। ठीक है, तो इसीलिए भाई इसकी वजह से जो एंगुलर मोमेंटम जनरेट हो, इसको हम क्या बोलेंगे भाई, बताओ, एजीमुथल मोमेंट। तो बात आपको पहले पड़ गई भाई। यानी कि इसके पास क्या होंगे, दो तरह के मोमेंटम होंगे। रेडियल वेलोसिटी से क्या आ जाएगा इसके पास, रेडियल मोमेंटम, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी से इसके पास क्या आ जाएगा, एजीमुथल मोमेंट। ओके, तो फिर सोमरफेल्ड ने क्या बताया, सोमरफेल्ड ने ये बताया, सोमरफेल्ड स्टेटेड दैट द स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ ए पीरियोडिक सिस्टम of f degrees of freedom can be obtained by the quantum condition in the form of following integral। अब भाई जो एलिप्स होता है, एलिप्स के अंदर जब कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है तो क्या जो r है और जो फाई हो बार बार भाई रिपीट नहीं होंगे क्या, तो है तो क्या ये एक पीरियोडिक सिस्टम ही, isn't it। तो सोमरफेल्ड ने क्या बोला कि भाई किसी f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के पीरियोडिक सिस्टम की स्टेशनरी स्टेट्स को आप किस तरह की क्वांटम कंडीशन यूज करके निकाल सकते हो, इस तरह की इंटीग्रल के फॉर्म में आपने भाई क्वांटम कंडीशन हासिल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सोमरफेल्ड ने क्या बोला कि भाई एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के पीरियोडिक सिस्टम की स्टेशनरी स्टेट्स को आप हासिल कर सकते हो क्वांटम कंडीशंस किस इंटीग्रल की फॉर्म में लगा के, इस इंटीग्रल, बताओ भाई क्या है, पी आई डी क्यू आई इंटीग्रल, अरे भाई ओवर द होल कॉन्फ़िगरेशन स्पेस भी आना था, एन आई एच। ठीक है, तो यहाँ पर जो पी आई है वो तो क्या है, जर्नलाइज्ड मोमेंटम। ठीक है, और क्यू आई यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेट। ठीक है, और एन आई यहाँ पर क्या है भाई, इंटीजर, और एच आपको पता भाई यहाँ पर क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ना भाई कि इलेक्ट्रॉन के पास यहाँ पर दो तरह के मोमेंटम है। एक तो आपके पास क्या होगा, रेडियल मोमेंटम, और एक आपके पास क्या होएगा यहाँ पर भाई, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो उस कंडीशन को अगर आप फिर इसके ऊपर एक्सपेंड करते हो तो पहले आप ये बताएं, तो क्वांटम कंडीशन आप पहले तो आप लगाओ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर, तो इंटीग्रल पी फाई डी फाई, अरे भाई डी फाई यहाँ पर क्या है, फाई कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रल लिए। ठीक है, एन फाई, फाई यहाँ पर भाई क्या है, सबस्क्रिप्ट, तो एन फाई यहाँ पर क्या है, एक क्वांटम नंबर, और एच यहाँ पर क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट।
और सिमिलरली दूसरी क्वांटम कंडीशन बताओ क्या हो जाएगी भाई। तो रेडियल मोमेंटम आप कैसे निकालोगे बताओ, पी आर डी आर इज इक्वल टू एन आर एच, ठीक है। तो पी फाई तो क्या है एंगुलर मोमेंटम और पी आर क्या है रेडियल मोमेंट, और डी फाई और डी आर आपको पता है भाई। और ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि हमारा सिस्टम पीरियोडिक है और पीरियोडिक सिस्टम में क्वांटम कंडीशन कैसे सेटिस्फाई होएगी बताओ भाई। टोटल क्वांटम कंडीशन एन आर प्लस एन फाई। अरे भाई इन दोनों क्वांटम नंबर्स का यानी कि रेडियल क्वांटम नंबर और एन फाई यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए एन के बराबर। अब आप ये कहोगे भाई अरे भाई एजीमुथल क्वांटम नंबर तो एल होता है, मैंने इसको एन फाई क्यों बोल रखा है। अरे भाई एल उसका नाम बाद में रखा गया था शुरुआत में। और मैं आपको बताऊं जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसकी इन्वेंशन श्रोडिंजर इक्वेशन के थ्रू तो भाई वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के थ्रू बाद में हुई थी, ठीक है। पहले सोमरफील्ड ने जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसके बारे में हमको बताया था, ओके। और ये ध्यान रखिए भाई, तो एन फाई यहाँ पर क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर और एन आर यहाँ पर क्या है रेडियल क्वांटम नंबर। तो याद रखना भाई आप कि रेडियल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर सम क्या होना चाहिए भाई एन के बराबर। जो आपने भाई बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर आपने क्वांटम नंबर पढ़ा था ना एन, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये उसके बराबर होना चाहिए दोनों का सम, ओके। अब सिंस द ओनली फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। अब आप मुझे बताएं जब इलेक्ट्रॉन भाई इस एलिप्स के अंदर घूमता है तो इसके अंदर एक ही तो फोर्स काम करता है इसके ऊपर, बताओ कौन सी भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वो बताओ इसके ऊपर कहाँ से कहाँ पर लगती है, वो लगती है भाई इस आर के अलोंग लगती है। इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स लगती है वो सारी फोर्स रेडियस के अलोंग लगती है, यानी कि जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट होएगा वेलोसिटी का। अरे भाई जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा इस एलिप्स के अंदर, ठीक है बात। अरे भाई एलिप्स का ये फोकी मान लिया, फोकी यहाँ पर है, तो जब ये यहाँ पर होएगा तो जो फोर्स लगती है इसके ऊपर वो क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर लगती है ना भाई, इजंट इट। बताओ यानी फोर्स के पास सिर्फ क्या होता है रेडियल कंपोनेंट, तो उसका ट्रांसवर्स कंपोनेंट क्या होगा बताओ फोर्स का जीरो, इजंट इट। तो आप ये बताओ अगर कोई फोर्स लगती ही नहीं तो एक्सेलरेशन का ट्रांसवर्स कंपोनेंट क्या होना चाहिए जीरो। तो ये क्या होता है बताओ भाई 1/r² d/dt r² d∅/dt इज इक्वल टू जीरो। ये बताओ क्या होता है ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ये क्या होना चाहिए भाई जीरो होना चाहिए ना, इजंट इट। अब इसका मतलब बताओ क्या होगा, इसका मतलब ये हो भाई r तो जीरो है नहीं, यानी कि 1/r² तो पक्का नॉन जीरो है। इस सारे तो भाई इस पूरे को जीरो करने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा कांस्टेंट, क्योंकि भाई कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है d/dt जीरो होता है, इजंट इट। तो ये बताओ तो r² d∅/dt क्या होना चाहिए कांस्टेंट, और अगर r² d∅/dt क्या होता है कांस्टेंट तो m से मल्टीप्लाई करने पर यानी कि mr² d∅/dt भी क्या होना चाहिए कांस्टेंट। अब आपको ये क्या आ गया भाई, अरे भाई एंगुलर मोमेंटम क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr², mr² हो गया ना ये, और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा बाई टाइम टेकन यानी कि dt, यानी कि d∅/dt तो क्या है एंगुलर वेलोसिटी और mr² क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये सारा आपके पास क्या है भाई एंगुलर मोमेंटम, यानी कि एंगुलर मोमेंटम इस केस में क्या रहेगा भाई कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ जो हमारी जो पहली इक्वेशन थी अगर आप उसको इवेल्युएट करोगे तो इसके अंदर जो p∅ है यानी कि एंगुलर मोमेंटम होएगा ये क्या होगा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को भी आप यहाँ पर बाहर निकाल सकते हो। तो किसका इंटीग्रल आपने करना पड़ेगा आप सिर्फ फाई का, तो आप ये बताओ अरे भाई d∅ का इंटीग्रल क्या होगा 2π। अरे भैया अगर आप स्मॉल एंगल को इंटीग्रेट करोगे तो पूरा एंगल नहीं बन जाएगा आपके पास, बताओ पूरा एंगल कितना होता है 2π, ठीक है। तो ये बताओ फिर क्या हो जाएगा आपके पास 2π, तो यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास, हमारे पास आएगा p∅ यानी कि एंगुलर मोमेंटम इंटू 2π इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n∅ इंटू h। अब 2π को दूसरी तरफ फेंक दें
तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, बताओ, एन फाई इंटू एच अपॉन 2 पाई। और भी एन फाई है तो एक क्वांटम नंबर ही, ठीक है। और आप ये बताओ क्या यही बोहर ने हासिल नहीं किया था? भाई बोहर ने हालांकि एन फाई की बजाय क्या नंबर यूज़ किया था, एन, क्योंकि भाई उनके मॉडल के अंदर सिर्फ क्वांटम नंबर ही एक होता है, कौन सा, एन। भाई यहाँ पर क्योंकि एक से ज़्यादा क्वांटम नंबर आएंगे तो यहाँ पर हमने भाई इनको एन फाई और एन आर से भाई बदल रखा है, ठीक है। बात आपको पहले पड़ गई, तो आप समझ गए ना बात भाई। तो जो बोहर की बात थी कि एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन 2 पाई का ही क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल, तो यहाँ से भी वो बात प्रूव होती है, इजंट इट। अब हम देखते हैं कि भाई जो रेडियल मोमेंटम है, जो रेडियल मोमेंटम वाला इंटीग्रल है, उसको आप किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हो, एक बार उसको देखते हैं, ठीक है। तो पहले आप ये बताओ रेडियल मोमेंटम वाली इक्वेशन क्या थी, देखो ये इंटीग्रेशन पी आर डी आर इज इक्वल टू एन आर एच। अब पी आर क्या है, रेडियल मोमेंटम। अब ये आपने ध्यान रखना भाई, क्योंकि ये एंगुलर मोमेंटम नहीं है, रेडियल मोमेंटम है। तो रेडियल मोमेंटम बताओ क्या होता है, मास इनटू लीनियर वेलोसिटी। तो मास कितना है इलेक्ट्रॉन का, m, और लीनियर वेलोसिटी तो क्या होगी, डी आर बाई डी टी, इजंट इट। तो ये बताओ क्या है आपके पास भाई, अरे भाई m तो क्या आ गया आपके पास, अरे भैया आप ये देखें इस पी आर की बजाय मैं क्या लिख सकता हूँ, ये है क्या, रेडियल मोमेंटम। तो रेडियल मोमेंटम का एक्सप्रेशन क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे निकलती है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट डी आर बाई टाइम टेकन डी टी, इजंट इट। तो डी आर बाई डी टी क्या है, रेडियल वेलोसिटी, और m बताओ क्या है, मास। तो ये बताओ फिर क्या है पास भाई, आपने p को किससे रिप्लेस कर देना है, m डी आर बाई डी टी से, इंटू डी आर इज इक्वल टू एन आर एच। अब आप एक काम करें, अब आप इस इक्वेशन को, आप इस साइड को डी फाई से 2 बारी मल्टीप्लाई करें और 2 बारी डिवाइड करें। तो जब आप इसको पहली बार डिवाइड करोगे तो यहाँ पर तो कौन आ जाएगा, डी आर बाई डी फाई, यानी कि आप इस डी आर को तो आप किससे डिवाइड कर दें, डी फाई से, और 1 बाई डी टी को आप किससे मल्टीप्लाई कर दें, डी फाई से। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये डी आर बाई डी फाई और डी फाई बाई डी टी, इजंट इट। अब मैंने क्या बोला था आपको भाई कि आपने डी फाई से 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो एक बार डी फाई और आएगा। तो अब डी आर बाई डी फाई और इंटू एक डी फाई और भी, ठीक है। यानी कि आपने क्या किया है, आपने 2 बारी डी फाई से मल्टीप्लाई कर दिया, डी फाई, और 2 बारी आपने डी फाई से डिवाइड कर देना है, ओके, गुड। अब इसको आप आर स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करो और आर स्क्वेयर से आप इसको डिवाइड करो, आर स्क्वेयर से मल्टीप्लाई और आर स्क्वेयर से डिवाइड, ठीक है भाई। अब आप मुझे बताओ कि एम आर स्क्वेयर डी फाई बाई डी टी क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। अभी हमने भी प्रूव किया था, अरे भाई एम आर स्क्वेयर डी फाई बाई डी टी क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम पी फाई। और जो ये है आपके पास 1 बाई आर स्क्वेयर डी आर बाई डी टी एंड डी आर बाई डी फाई, इसको आप कैसे भाई लिख सकते हो, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं, अब इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होती है, इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, 1 बाई आर 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस फाई ए सेम इमेज एक्सिस इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। यहाँ पर एप्सिलॉन क्या होता है, एक्सेंट्रिसिटी, ठीक है, और ए यहाँ पर क्या है, सेमी मेजर एक्सिस। तो आप इसको डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू फाई ये हासिल कर सकते हैं। यानी कि आप भाई आप इक्वेशन ऑफ इलिप्स को डिफरेंशिएट करके क्या हासिल कर सकते हैं, 1 बाई आर डी आर बाई डी फाई एप्सिलॉन साइन फाई 1 प्लस एप्सिलॉन कोस फाई, ये मिल जाएगा। तो अब आप 1 बाई आर डी आर बाई डी फाई की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दें, अरे 1 बाई आर स्क्वेयर है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1 बाई आर डी आर बाई डी फाई एंड 1 बाई आर डी आर बाई डी फाई, ये 2 बार नहीं हो गया, ठीक है। तो एप्सिलॉन साइन फाई इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो एप्सिलॉन साइन फाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एप्सिलॉन कोस फाई का होल स्क्वायर एंड डी फाई इज इक्वल टू एन आर एच।
अब इस इंटीग्रल को आप इवेल्युएट करो, जब आप इस इंटीग्रल को भाई आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर इज इक्वल टू n फाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। अब आपको पता है n फाई, बताओ यहाँ पर क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, और n यहाँ पर क्या है, जो आपका वही n r प्लस n फाई है यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। अब आप ये बताओ, लेकिन एलिप्स के लिए एक कंडीशन होती, तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने पर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, n फाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, ये आएगी भाई आपके पास, ठीक है। लेकिन हमको ये पता है कि 1 बाई एप्सिलॉन स्क्वायर एलिप्स के लिए 1 माइनस स्क्वायर ऑफ इट्स एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है, बोलो भाई, स्क्वायर ऑफ सेमी माइनर एक्सिस डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो 1 बाई एप्सिलॉन स्क्वायर ये भी होता है और 1 बाई एप्सिलॉन स्क्वायर ये भी होता है। तो क्या मैं इन दोनों को भाई इक्वल पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो बताओ हमारे पास क्या जाएगा, तो हमारे पास n फाई स्क्वायर बाई n स्क्वायर क्या जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा ना, और वही स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। तो आप ये बताओ भाई, हमारे पास n फाई बाई n क्या आ जाएगा, b बाई ए। अब ये बहुत ही, मैं आपको बताऊं भाई, इंपॉर्टेंट एक तरह का एक रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है भाई, डेरिवेशन आया है b बाई ए, यानी कि n फाई बाई n b बाई ए, ये आपने याद रखना है, ठीक है। यानी कि आप सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस का जो रेशो होगा वो हमेशा किसके बराबर होएगा, बताओ भाई, वो हमेशा क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के रेशियो के बराबर होएगा, ठीक है। अब ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे? इसका मतलब ये है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो रेशो है, समझे बात, वो जो ऑर्बिट्स की एक्सेंट्रिसिटी है उसके क्वांटाइजेशन को गवर्न करता है। इसको आपको बताएंगे अभी इसका मतलब क्या है भाई, ठीक है। पहले आप ये देखें कि n फाई बाई n क्या है, b बाई ए, जहाँ पर b क्या है, सेमी माइनर एक्सिस और ए क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। अच्छा, ये बात मैंने आपको बताया था ना कि एन आर और एन फाई का रेशियो हमेशा होना चाहिए n के बराबर, ठीक है। अभी इस बात पे आप भाई गौर करें, जब n की वैल्यू क्या होगी 1, तो n फाई की वैल्यू क्या हो सकती है 1, और एन आर की वैल्यू क्या हो सकती है 0। अरे भाई n फाई प्लस एन आर क्या होना चाहिए, n के बराबर होना चाहिए, इजंट इट। यानी कि 1 प्लस 0 क्या होना चाहिए 1, यानी जब n 1 होगा तो n फाई 1 है तो एन आर 0 होगा। अरे भाई n बराबर 1 के लिए अगर n फाई 1 है तो एन आर 0 होगा, और अगर n फाई 0 है तो एन आर 1 होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये n फाई के 0 होने वाली जो पॉसिबिलिटी ना, इसको आप काट दो भाई, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको भाई कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में यानी कि जब n की वैल्यू 1 होगी तो n फाई की वैल्यू क्या होगी 1, और एन आर की वैल्यू बताओ क्या होगी भाई 0। तो उस वक्त a और b क्या होंगे आपस में बराबर। कैसे? यहाँ से आप देखें, देखो जब n फाई 1 होगा और n भी 1 होगा तो 1 बाई 1 क्या होगा b बाई ए, यानी कि 1 बाई 1 इज इक्वल टू b बाई ए। आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास a की वैल्यू क्या आएगी भाई b के बराबर, इजंट इट। यानी कि जब n फाई n के बराबर हो तो उस वक्त a और b क्या हो जाएंगे बराबर, यानी कि एलिप्स का सेमी मेजर एक्सिस बराबर हो जाएगा उसके सेमी माइनर एक्सिस के, और जब सेमी मेजर एक्सिस बराबर होता है सेमी माइनर एक्सिस के तो वो चीज़ क्या बन जाती है भाई, सर्कल। मैंने आपको बताया था ना भाई कि जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ बताओ क्या है, अरे भाई जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या हैं, स्पेशल केस है इन्हीं इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के। अगर किसी इलिप्टिकल ऑर्बिट का सेमी मेजर एक्सिस बराबर हो जाता है सेमी माइनर एक्सिस के तो वो अपने आप क्या बन जाता है, सर्कल, ठीक है। अच्छा भाई आप कहोगे तो फिर तो भाई कंडीशन तो ये मिलेगी, ये भी बनती है जब n फाई 0 होता और एन आर 1 होता, ठीक है। यानी कि भाई n फाई की वैल्यू 0 और n का r की वैल्यू 1, तब भी तो उनका सम 1 बनता है।
लेकिन ये पॉसिबिलिटी भाई ये वैलिड नहीं है, इसको आप फिजिकली विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। कैसे नहीं कर पाओगे, आपको हम आगे इसको हम बताएंगे भाई, ठीक है। यानी कि n5 0 वाली पॉसिबिलिटी को आपने नेगलेक्ट करना है, ठीक है। तो पहले बार इसको भी मैं आपको ड्रॉ भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये है, बताओ क्या भाई, न्यूक्लियस। तो ये आपका n बराबर है 1 और l बराबर है 1 के लिए है, यानी कि n भी 1 और n5 का ही दूसरा नाम क्या होता है, l। n5 को हम क्या बोलते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसको भाई l के नाम से भी जानते हैं। अब आपके दिमाग में ये आएगा भाई, अरे भाई l की वैल्यू तो n से एक कम होती है हमेशा, है ना, मतलब एक कम से शुरू होती है। आपने पढ़ा होगा कि n की वैल्यू अगर 1 है तो l की वैल्यू 0 हो सकती है। भाई वो वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग होती है, सोमरफेल्ड मॉडल के अकॉर्डिंग l की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, l की वैल्यू 1 अलाउड है और 0 क्या है, फॉरबिडन। और वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के अंदर जब n 1 होगा तो l की वैल्यू क्या अलाउड है, 0, और 1 क्या है, फॉरबिडन, उल्टा है, ठीक है। आपको बताएंगे आगे भाई। तो ये बताओ क्या है, n1 और l1, इसको बोलते हैं 1 के साथ आपने क्या लगा दी भाई, इसकी सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये आपका भाई पहला ऑर्बिट, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही क्या बनेगा भाई, ऑर्बिट। अब आप ये देखो कि n की वैल्यू जब 2 होगी तो n5 क्या हो सकता है, 2 या 1। तो अगर n5 2 होगा तो nr क्या हो जाएगा, 0। अरे भाई एंगुलर क्वांटम नंबर अगर 2 होगा तो रेडियल क्वांटम नंबर क्या होगा, 0। और अगर एंगुलर 1 होगा तो ये 1 होगा, और ये 0 होगा तो ये 2 होएगा। अब फिर से भाई आपने क्या करना है कि n5 की 0 वैल्यू वाली पॉसिबिलिटी तो आपने नेग्लेक्ट करनी है। इसके सामने मैंने भाई क्रॉस कर रखा है, इसीलिए कर रखा है, ठीक है बात। तो यहाँ पर 2 ही वैलिड पॉसिबिलिटी रहेंगी, तो कौन कौन सी, एक तो बताओ क्या है, n इज इक्वल टू 2 और n5 इज इक्वल टू 2 और nr इज इक्वल टू 2। तो इस केस में n5 2 होएगा और n भी 2 होएगा। अब n5 2 हो और n भी 2 हो तो बताओ क्या हो जाएगा। अब 2/2 इज इक्वल टू b/a, तो 2/2 1/1, तो b और a फिर से क्या हो जाएंगे तो भाई बराबर हो जाएंगे ना, इजंट इट। b और a फिर से बताओ क्या हो जाएंगे भाई, बराबर। यानी कि जब n की वैल्यू 2 होगी और n5 की वैल्यू क्या होगी, 2, तो a किसके बराबर होगा, b के। यानी कि क्या होगा बताओ भाई, ये सर्कल ही होएगा इस टाइम पे भी। यहाँ भी क्या बनेगा भाई, n बराबर 2 और l बराबर 2, क्या बनेगा, सर्कुलर ऑर्बिट। यानी कि ये एलिप्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सर्कल के अंदर, ठीक है। और देखो आप भाई, देखो आपको नजर आएगा, यहाँ पर नजर आया आपको, n2 l2, तो क्या ये एक सर्कल नहीं है क्या, बोलो भाई, है ना। जैसे 1 1 सर्कल था तो 2 2 भी क्या आएगा भाई, सर्कल, ठीक है। अब आप ये देखो दूसरी इसकी वैलिड पॉसिबिलिटी, ठीक है। जब n 2 होगा तो n5 की वैल्यू क्या होगी, 1, तो nr की वैल्यू क्या होगी भाई, 1 होएगी ना, ताकि 1 + 1 क्या हो जाए, 2। तो n5/n का रेशियो क्या होगा, 1/2। यानी कि जब मैं यहाँ पर 1/2 पुट करूँगा तो 1/2 इज इक्वल टू b/a, तो b की वैल्यू क्या आएगी, 1/1 इज इक्वल टू b/a, तो b की वैल्यू क्या आएगी भाई, a/2 आएगी ना, इजंट इट। इसका मतलब यहाँ पर b की वैल्यू क्या आएगी भाई, a/2। यानी कि जब n 2 हो और l 1 हो तो जो इलिप्टिकल ऑर्बिट बनेगा वो कैसा बनेगा कि सेमी माइनर एक्सिस बिल्कुल हाफ होएगा किसका, सेमी मेजर एक्सिस के। और ये चीज़ आपको भाई यहाँ से अपीयर हो जाएगी। देखो अरे भाई ये तो क्या है, इलिप्टिकल ऑर्बिट। देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये न्यूक्लियस है, इसके इस सर्कल के तो ये सेंटर पे है, लेकिन इस एलिप्स से क्या है, फोकी पे। तो अब मैं देखिए ये तो क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, और ये तो क्या है, इसका यही है क्या, उसका भाई सेमी माइनर एक्सिस। तो अगर b की वैल्यू हाफ हो जाएगी a के, तो ये एलिप्स में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा क्या, समझ में आपको, गुड, ओके। अब आप ये बताओ, अब n की वैल्यू अगर 3 हो, भाई n की वैल्यू 3 होगी तो n5 की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, या तो 3 या 2 या 1, ठीक है।
जीरो वाली पॉसिबिलिटी आपने काट दी। देखो यहाँ पर आप देखो भाई, ठीक है, तो n बराबर 3, n 5 3 और n r क्या होगा 0, ताकि 3 + 0 3, 2 + 1 3, 1 + 2 3, 0 + 3 3। समझे मेरी बात? लास्ट वाली इनवैलिड पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। तो आप ये बताओ पहली क्या हो जाएगी, n 5 3 और n 3, यानी कि b = a, फिर से, ठीक है, और इनका भी रेशियो होता है। और ये बताओ फिर क्या हो जाएगा, 2/3। अरे भाई n 5 कितना है 2 और n कितना है 3, तो जब ये कितना होगा भाई 2 और ये बताओ क्या होगा 3, तो a × 2/3 क्या हो जाएगा b, यानी b की वैल्यू क्या आएगी भाई 2a/3 आएगी, इजंट इट। अरे b की वैल्यू क्या आएगी 2a/3 आएगी ना यहाँ से। और सिमिलरली जब n 5 की वैल्यू 1 होगी और n की वैल्यू क्या होगी 3, अब मैं n 5 1 पुट करूँ और n बताओ क्या पुट करूँ 3, तो 1/3 = b/a, a को साइड फेंकें तो b की वैल्यू क्या आएगी भाई a/3। तो ये बताएं तो 3 ऑर्बिट क्या होगा सर्कुलर, ठीक है, 3 ऑर्बिट क्या होगा 3 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट में सेमी माइनर एक्सिस क्या होगा भाई 2/3 होएगा सेमी मेजर एक्सिस, यानी कि एक एलिप्स होएगा, ओके। और आप ये देखें ये दिखा रखा हमने, इसलिए आप देखो भाई 3 ऑर्बिट बताओ क्या है एक सर्कल। और आपको देखो मैंने भैया बड़े क्यों बनाए, मैंने 1 1 से बड़ा कौन बनाया है 2 2, और 2 2 से बड़ा मैंने कौन बनाया है 3 3, ये भी आपको बताएंगे आगे, ठीक है। पहले आप ये देखें कि भाई 3 3 बताओ क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर n 5 और n की वैल्यू बराबर है, तो ये ऑर्बिट क्या हो जाएगा सर्कुलर। और अब आप ये बताएं कि 3 2 क्या हो जाएगा 3 2, अरे भाई ये जो सेमी मेजर एक्सिस है इसका 2/3 क्या हो जाएगा भाई सेमी माइनर एक्सिस, तो ये क्या बन जाएगा एलिप्स। अरे भाई इस एलिप्स का भी फोकी यहाँ पर है और इस एलिप्स का फोकी भी यहाँ पर है, ठीक है, और इस एलिप्स का जो सेमी मेजर एक्सिस है उसका 1/3 क्या होगा सेमी माइनर एक्सिस के बराबर, इजंट इट। तो ये क्या होगा 1 1, ये आपका बताओ क्या है 2 2, ये आपका क्या है भाई 2 1, ये आपका क्या है 3 3, है 3 2, ये क्या आपका 3 1। तो आपने बात देखी कि 1 1 2 2 और 3 3 ये 3 ऑर्बिट तो बताओ क्या बनेंगे सर्कुलर, लेकिन 2 1 क्या बनेगा एलिप्टिकल, 3 2 क्या बनेगा एलिप्टिकल, 3 1 क्या बनेगा मोर एलिप्टिकल, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आपने एक बात गौर की, मैंने भाई 1 0 ऑर्बिट नहीं बनाया, मैंने 2 0 ऑर्बिट नहीं बनाया, मैंने 3 0 ऑर्बिट नहीं बनाया, क्यों? मैंने बोला कि भाई ये पॉसिबिलिटी वैलिड नहीं है। इसकी क्या वजह है, इन पॉसिबिलिटीज़ को मैंने क्यों नेगलेक्ट किया है, इसके पीछे वजह ये है, आप ये रेशो देखें, यानी कि आप चलो देखें 0/3 हो जाएगा भाई, अगर मैं इसको बना के देखूँ तो 0/3, अरे भाई 0/3 होगा तो ये भी तो क्या होगा 0/3 होगा, इनका रेशियो क्या होगा 0/, अरे भाई अगर n 5 0 है तो b भी क्या होना चाहिए 0, और b 0 होने का मतलब क्या होगा कि जैसे आप देखो ये एलिप्स लगातार इनकी भाई एक तरह से भाई सर्कल की हमने 2/3 फ्लैटनिंग कर दी, इसको हमने ऊपर से नीचे कंप्रेस कर दिया भाई तो 3 2 बन जाता है, और इसको हमने भाई 1/3 कंप्रेस कर दिया तो क्या बन 3 1 बन जाएगा। लेकिन अभी भी यहाँ पर देखो भाई यहाँ पर b क्या है, यहाँ पर b क्या है मैक्सिमम, यहाँ पर b क्या है भाई घट जाता है, और यहाँ पर b और भी घट जाता है। लेकिन अगर b 0 हो जाएगा तो ये एलिप्स की बजाय देखो, तो एक ऐसे एलिप्स के बजाय ये एक ऐसा एक बिल्कुल सिंगल लाइन नहीं हो जाएगी बिल्कुल, यानी कि a तो होएगा लेकिन b नहीं हो पाएगा। b नॉन है मतलब क्या कि एलिप्स की बजाय देखो अगर मैं इस एलिप्स को फ्लैटन कर दूं तो ये o ऐसे हो जाएगा, मैं इसको और भी फ्लैटन b में और घटा दूं ऐसे हो जाएगा, इसको मैं और भी कम कर दूं ये ऐसे हो जाएगा, इसको मैं और भी कम कर दूं ऐसे हो जाएगा, और b को मैं बिल्कुल 0 कर दूं तो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन किसी इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमने के बजाय न्यूक्लियस में से ऐसे भाई ऑसिलेट करता रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर कौन है न्यूक्लियस, और अगर ये 3 0 या 2 0 या 1 0 ऑर्बिट एग्जिस्ट करता, उनमें इलेक्ट्रॉन के लिए a तो होता लेकिन b क्या होता 0, तो b 0 है मतलब क्या है कि यहाँ पर मैं मान लिया क्या न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन उसमें से ऐसे ऑसिलेट करता, तो भाई कोई ऑर्बिट बन ही नहीं पाता।
समझे बात? इसीलिए हमने इस थर्ड पॉसिबिलिटी को एक तरह से रूल आउट किया है। समझे बात? अब एक चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी भाई कि यहाँ पर मैंने A1 की बजाय मैंने 1 से बड़ा कौन बनाया है 2 और 2 से बड़ा कौन बनाया है 3 ऐसा क्यों? कई आप देखोगे ना बुक्स के अंदर तो वहाँ पर ये गलती होती है, वहाँ पर 1 को भी उतना ही बड़ा बनाते हैं भाई, उतना ही बड़ा 2 उतना ही बड़ा 3 को, नहीं ऐसा नहीं होएगा। जो इसका डेरिवेशन था, इसके डेरिवेशन को कैरी आउट करने के बाद जब आपने ए के लिए आप एक्सप्रेशन निकालोगे ना तो वो आएगा A0 यहाँ पर भाई सेमी मेजर एक्सिस नहीं है, A0 यहाँ पर क्या है बोहर रेडियस, जो आपको पता है 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। तो 0.53 एंगस्ट्रॉम n²/z, इसका मतलब क्या हुआ? अरे भाई जो सेमी मेजर एक्सिस है वो किसके बराबर आया है? किसी बोहर एटम का जो क्या होता है रेडियस, उसके बराबर आया है। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है? यानी कि A0 n²/z। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेडियस वहाँ पर था एग्जैक्टली वही रेडियस कहाँ पर है? यहाँ पर है। यानी कि बोहर मॉडल में अगर पहला ऑर्बिट 0.53 एंगस्ट्रॉम पे बनता है तो यहाँ पर भी पहला ऑर्बिट कहाँ बनेगा? 0.53 एंगस्ट्रॉम की दूरी पे ही बनेगा, इजंट इट? अरे यानी कि भाई सेमी मेजर एक्सिस का जो रेडियस होएगा वो तो यहाँ पर वैसे ही आएगा, लेकिन जो b की वैल्यू वो आप देखो क्या आएगी भाई, वो आएगी A0 n²/z, मैंने आपको बताया था। और इसको सॉल्व करने पर क्या है, b की वैल्यू क्या आएगी? A0 n²/z इंटू n⁵/n। यहाँ से भी आप इस चीज़ को भाई हासिल कर सकते हो। देखो जब n की वैल्यू क्या होगी, n⁵ की वैल्यू क्या होगी 1 और n की वैल्यू क्या होगी 1, तो 1/1 क्या हो जाएगा 1, तो अपने आप क्या आ जाएगा आपके पास? बताओ भाई, b भी आपके पास क्या आएगा A0 n²/z और ये भी A0 n²/z, दोनों क्या है भाई, इसीलिए a और b क्या हो जाएंगे बराबर, ठीक है। तो यहाँ से भाई यहाँ से आप इसको मालूम कर सकते हो। देखो आप बताओ b की वैल्यू बताओ यहाँ पर क्या, b की वैल्यू क्या है? अरे भाई क्या इसको मैं अगर इसको मैं a से रिप्लेस कर दूँ तो b क्या हो जाएगा? b हो जाएगा, अरे भाई A0 n²/z क्या है a, तो b का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? a इंटू n⁵/n बन जाएगा ना। अब n⁵ की वैल्यू 1 पुट करो, n की वैल्यू 3 पुट करो, तो b क्या हो जाएगा बताओ? a इंटू 1/3 यानी b क्या हो जाएगा a/3 और n⁵ क्या हुआ 2 और n क्या हुआ 3, तो b क्या हो जाएगा 2/3 इंटू a। और जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो मैं आपको बताऊँ, वो बताओ यहाँ पर क्या आएगा। एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर क्या आएगा? सोमरफेल्ड मॉडल के अंदर जब आप इसको डील करोगे तो यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा? तो आपने यहाँ पर एक चीज़ देखी, यहाँ पर जो सेमी मेजर एक्सिस है, यानी कि सेमी मेजर एक्सिस तो एग्जैक्टली यहाँ पर भाई किसके बराबर आएगा? अरे भाई जो बोहर रेडियस होते थे, बोहर सिस्टम के अंदर जो आप क्या निकालते रेडियस, उन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग होएगा, ठीक है। b की वैल्यू उससे बताओ फिर क्या होगी? घटेगी। और वो कितनी घटेगी बताओ भाई, बताओ। तो इसलिए आप समझे कि ये तो बताओ कितना है, बोलो भाई। अरे भाई ये कितनी दूरी पे है? 1A0 पे। तो ये भी कितनी दूरी पे होगा भाई न्यूक्लियस से? ये भी कितनी दूरी पे होगा? 1A0 पे, ठीक है। और ये बताओ भाई, ये बताओ फिर कितनी दूरी होगी? अरे भाई ये कितना होगा 1A0 पे, ये बताओ कितना होगा 4A0 पे, ये बताओ कितना होगा भाई 9A0 पे। और इसका भाई यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या होगा 4A0, ठीक है। जैसे मैंने 1 क्या बनाया स्मॉलर ऑर्बिट, 1A0 के सेमी मेजर एक्सिस के साथ, 2 मैंने क्या बनाया है 4A0 के सेमी मेजर एक्सिस के साथ, और 2 भी मैंने कितना बनाया है 4A0 के ही सेमी मेजर एक्सिस के साथ। बस इसका जो सेमी माइनर एक्सिस होगा वो बताओ क्या हो जाएगा भाई, हाफ हो जाएगा 2A0, इजंट इट। और ये बताओ, अरे भाई इसका सेमी मेजर एक्सिस बताओ कितना होगा 9A0, और ये भी बताओ कितना होगा 9A0। अरे भाई इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो कितना होगा 9A0। अरे भाई इस इलिप्स का सेमी मेजर एक्सिस कितना होगा 9A0, और इस इलिप्स का भी सेमी मेजर एक्सिस क्या होगा भाई 9A0। तो ये आपने ध्यान रखना भाई। अरे भाई क्योंकि आपको पता है n = 1 के साथ तो एक ही ऑर्बिट बनेगा 1 1,
और उसका रेडियस कितना होता है भाई ए नॉट, ठीक है। लेकिन n बराबर 2 के साथ क्या बनेंगे, दो ऑर्बिट बनेंगे, एक सर्कुलर और एक इलिप्टिकल। सर्कुलर ऑर्बिट का सेमी मेजर एक्सिस बोलो उसको आप, उसका भाई रेडियस बोलो, वो कितना होगा 4a नॉट। और जो इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा उसका भी सेमी मेजर एक्सिस बताओ क्या बनेगा 4a नॉट। बस ध्यान ये रखना है कि इस सर्कल का तो सेंटर और इस एलिप्स का फोकी मैच करवाना है, क्योंकि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं भाई ये मैंने अलग अलग शो कर दिए, मतलब ये एटम एक ही है, ये एक एटम के हैं, लेकिन भाई क्योंकि ये अदरवाइज ये मर्ज हो जाते हैं ना, तो मैंने इनको सेपरेट कर दिया, ठीक है। यानी यहाँ पर दोनों सिर्फ कौन से हैं, दूसरे ऑर्बिट n बराबर 2 से बनने वाले ऑर्बिट, यहाँ बताओ कौन से भाई सारे n बराबर है 3 से बनने वाले ऑर्बिट, ठीक है। ये कौन सा बताओ भाई 3 3, ये कौन सा बताओ भाई 3 2। और बताओ तो इस सर्कल का सेमी मेजर एक्सिस बोलो या उसका रेडियस बोलो, बताओ क्या होगा 9a नॉट। इस एलिप्स का सेमी मेजर एक्सिस क्या होगा 9a नॉट, और इस एलिप्स का भी सेमी मेजर एक्सिस क्या होगा 9a नॉट। बस ध्यान रखना है इस सर्कल का सेंटर और इन दोनों एलिप्स के फोकी एक ही जगह पे होनी चाहिए, समझे मेरी बात। तो मेरे ख्याल से आपको बात आपको पल्ले पड़ेगी भाई, ठीक है। तो ये बताओ क्या है 1 1 ऑर्बिट, ये बताओ कौन सा है 2 2 ऑर्बिट, ये क्या है 2 1 ऑर्बिट इलिप्टिकल, ये कौन सा है भाई 3 3 ऑर्बिट, ये कौन सा है 3 2 ऑर्बिट, ये कौन सा बताओ भाई 3 1 ऑर्बिट। अब आप कहोगे भाई अगर मैं इन तीनों को मर्ज करके देखूं तो क्योंकि सारे ब्लैक लाइन से आप इनको देख नहीं पाओगे, ठीक है, तो मैं आपको इसको थोड़ा भाई इनको ऐसे दिखाते हैं। मैंने इनको भाई कलर्ड कर दिया है। कलर्ड का मतलब क्या है, अरे भाई मैंने इसको अलग रंग से कर दिया, 1 1 को मैंने अलग रंग से, 2 2 2 1 को अलग रंग से, और 3 3 3 2 और 3 1 को मैंने अलग कलर से कर। तो अब बताओ क्या हो जाएगा। तो ये तो क्या है 1 1 ऑर्बिट। तो नील्स बोर तो सिर्फ क्या बोलते थे, नील्स बोर तो ये बोलते थे भाई कि ये सिर्फ 3 ही ऑर्बिट होते हैं। कौन से, अरे भाई वो तो क्या मानते थे कि 3 ऑर्बिट होते हैं n3 तक। कौन कौन से ऑर्बिट 3, कौन सा, ये n1, ये n2 और ये n3। लेकिन यहाँ पर हमको पता है भाई कि ये फर्स्ट ऑर्बिट एक्चुअल में क्या है 1 1 ऑर्बिट, और जो n बराबर 2 के लिए कोई एक ऑर्बिट नहीं होता, n बराबर 2 के लिए क्या होते हैं 2 ऑर्बिट होते हैं, एक तो 2 2 और एक कौन सा भाई 2 1। और ये बताओ कौन सा 3 3 3 2 और 3 1। तो जो ये ग्रीन कलर से मैंने 3 ऑर्बिट शो कर रखे हैं, एक सर्कुलर 2 इलिप्टिकल, ठीक है। ये तो आपकी बताओ क्या होगी भाई, अगर इसको हम भाई थोड़ा फोर्थ सेंस में बोल लें, इसको हम क्या बोल देंगे तीसरी शेल। इन तीनों ऑर्बिट्स को कलेक्टिवली हम क्या बोल सकते हैं तीसरी शेल, और इस 2 1 और 2 2 को हम कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं दूसरी शेल, और 1 1 को हम क्या बोलेंगे पहली मेन शेल। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये बात मैं आपको बताऊँ भाई, फिर सोमरफेल्ड ने सिर्फ यहीं तक नहीं, सोमरफेल्ड ने फिर इस चीज़ को फर्दर एक्सटेंड किया 3 डायमेंशन के ऊपर। देखो ये बात आपने ध्यान रखनी कि यहाँ पर जो n फाई आया है उसको हम l क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो आप ये कहोगे कि भाई यहाँ पर तो n बराबर 2 है तो l बराबर 2 और 1 है, लेकिन एक्चुअली तो l बराबर 1 और 0 होता है। अरे भाई वो वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम ने कंडीशन बताई है l के ऊपर, ठीक है। सोमरफेल्ड मॉडल के अकॉर्डिंग अगर n बराबर है 1 है तो l की वैल्यू यानी कि n फाई की वैल्यू 1 होएगी सिर्फ, और n बराबर है 2 है तो 2 पॉसिबिलिटी कौन कौन सी आएंगी, n बराबर 2 कॉरस्पॉन्डिंग l की 2 ही पॉसिबिलिटी आएंगी, कौन कौन सी 2 और 1। n बराबर 3 कॉरस्पॉन्डिंग l की यानी कि n5 की 3 पॉसिबिलिटी होंगी, कौन कौन सी 3 2 1, ओके। और तो सोमरफेल्ड ने फिर क्या किया, तो सोमरफेल्ड ने इस चीज़ को 3 डायमेंशन पे भी उन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि भाई वो और चीज़ क्या एक्सप्लेन करने की सोच रहे थे। उनके दिमाग में ये भी था कि भाई वो क्या एक्सप्लेन करें जो ज़ीमन इफेक्ट है और स्टार्क इफेक्ट है ना, कि आपको पता है ना भाई ज़ीमन इफेक्ट में क्या होता है। तो वो फाइन स्ट्रक्चर के अलावा जो बाल्मर सीरीज़ की जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी उनमें हर एक स्पेक्ट्रल लाइन एक सिंगल लाइन ना होके मल्टीपल लाइंस का एक गुच्छा था, एक मल्टीप्लेट था। उसको ढूंढने की भाई कोशिश कौन कर रहे हैं, सोमरफेल्ड। लेकिन उनके दिमाग में फिर ये भी आया कि क्यों ना मैं ज़ीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को भी एक्सप्लेन कर पाऊँ, कि क्योंकि होता क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर जो मल्टीप्लेट था ना, बाल्मर सीरीज की जो अल्फा लाइन थी उसमें जितनी पीक थी वो पीक और भी ज़्यादा पीक्स में टूट जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर। तो इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने सोचा भाई कि होना हो मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर
जो हमारे ऑर्बिट्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को, मान लीजिए ये हमारा कोई ऑर्बिट है, तो ये ऑर्बिट ऐसे भाई ऐसे फ्लिप हो, मान ये सर्कल भाई ऐसे मान लिया, तो ये सर्कल ऐसे फ्लिप हो जाए, ऐसे मतलब सर्कल मान लिया इस प्लेन में है तो वो सर्कल थोड़ा टिल्ट हो जाए ऐसे, ओके, तो उसको बोलेगा भाई स्पेस क्वांटाइजेशन। ठीक है, कि जो ऑर्बिट हैं वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के कोरस्पोंडिंग कितने एंगल्स पे टिल्ट हो सकता है। ओके, तो 3 डायमेंशनल मॉडल के लिए उन्होंने इसको भी कैसे एक्सपेंड किया, उन्होंने ये बोल दिया यहाँ पर ये है पी साई। अरे भाई यहाँ पर साई कोई वेव फंक्शन नहीं है, मतलब वो वेव फंक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट था वो तो आगे आएगा भाई, वो तो भाई वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के अंदर है। यहाँ पर जो साई है वो एक एंगल सिर्फ, ठीक है ना, ये है ये एंगल भाई। ओके, ये शो कर रखा हुआ एंगल इसमें, इस लाइन में और इस लाइन के अंदर, ठीक है। और ये हमारा प्लेन क्या है, प्लेन परपेंडिकुलर टू जेड डायरेक्शन। अरे भाई वर्टिकली आपने क्या लगा रखी है, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर ये बताओ क्या हमारा भाई एक प्लेन, ठीक है, ये हमारा क्या भाई, और ये हमारा कोई प्लेन है, और ये हमारा क्या है भाई कोई हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट या कोई भाई सर्कुलर ऑर्बिट कोई भी, ठीक है ना। तो ये ऑर्बिट जितने एंगल पे टिल्ट हो रखा है, तो देखो, तो ये जो एरो है ये तो किसके परपेंडिकुलर है, ये तो है इसके परपेंडिकुलर, सर्कल के परपेंडिकुलर तो पी जेड है, और इस सर्कल के परपेंडिकुलर बताओ क्या है भाई पी फाई, ठीक है। और पी जेड क्या है, एंगुलर मोमेंटम अलोंग जेड एक्सिस। देखो आपको पता होगा ना भाई, अब पी फाइव भी एक वेक्टर है और पी जेड भी एक वेक्टर है, तो पी फाइव देखो मान लिया ये हमारा कोई ऑर्बिट है, ठीक है, तो इस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कहाँ है भाई, यहाँ पर, ठीक है। तो इस एंगुलर मोमेंटम वेक्टर का पी फाइव का कितना इफेक्ट है इस डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं पी जेड। तो जेड डायरेक्शन में और इस पी फाइव में जो एंगल उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर अल्फा एंगल। ओके क्लियर। तो पी जेड कुछ और नहीं भाई, पी जेड किसके कंपोनेंट हैं बताओ, पी फाइव के। तो वही 3 डायमेंशनल केस में उन्होंने स्पेस क्वांटाइजेशन को उन्होंने कैसे डिफाइन किया कि यहाँ पर इंटीग्रल आपने वही कैसा करना है, पी साई डी साई इज इक्वल टू एम एच। एम यहाँ पर क्या भाई एक क्वांटम नंबर जिसको हम क्या बोलते हैं इक्विटोरियल क्वांटम नंबर, क्या बोलते हैं इसको हम इक्विटोरियल क्वांटम नंबर। इसी को बाद में जाके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के नाम से वही जाना गया, ठीक है ना। तो जब आप इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करोगे तो आप ये पाओगे कि जो एंगुलर मोमेंटम अलोंग जेड एक्सिस है वो किसके बराबर आएगा, एम एच अपॉन 2 पाई के, जहाँ पर एम क्या है इक्विटोरियल क्वांटम नंबर, ठीक है। और ये कितनी वैल्यू रख सकता है 2n5+1, n5 आपको पता है एल होता है, तो हमारे पास क्या होगा भाई 2l+1 आएगा हमारे पास, ठीक है। और यानी कि -n5 से लेके +n5 यानी कि -l से लेके +l तक, यानी कि n5 की वैल्यू मान लिया 2 है, तो m की वैल्यू क्या होंगी +2 +1 0 -1 और -2 हो जाएंगी h अपॉन 2 पाई। फॉर द कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम p5 ऑन द रेफरेंस डायरेक्शन pz कैसे निकल जाएगा, तो pz की वैल्यू क्या आएगी m h अपॉन 2 पाई। अरे भाई इसको इवेल्युएट करने पर हमारे पास z डायरेक्शन में जो इफेक्ट आएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी, बताओ pz क्या आएगा m h अपॉन 2 पाई। और m बताओ यहाँ पर क्या होगा, बताओ m क्या करते हैं यहाँ पर इक्विटोरियल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू क्या होगी +L2 -L। तो जो अलाउड इंक्लिनेशन होंगे ऑर्बिट के वो इस कंडीशन से डिफाइन होंगे कि cos अल्फा इज इक्वल टू, ये भाई स्पेस क्वांटाइजेशन आपको काफ़ी डिटेल्ड आपको पढ़ाया जाएगा, जब आप हम क्या पढ़ाएंगे वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। लेकिन यहाँ पर आपको एक आइडिया हो जाएगा कि cos अल्फा बताओ क्या होगा भाई, तो pz/p5 का रेशो। तो आप ये बताएं कि अब pz/p5, अब कंपोनेंट कभी भी पेरेंट से बड़ा नहीं हो सकता, और p5 को बताओ कौन डिफाइन करेगा h अपॉन 2 पाई की यूनिट के अंदर, बताओ भाई। और pz/p5 का रेशो बताओ क्या हो भाई m अपॉन n5 का, यानी कि m/l का रेशो, इसको हम एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप ये बताएं मान लिया n5 की वैल्यू है
2, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या होगी, या तो 2, तो 2/2 1, यानी कि या तो कोस अल्फा क्या होगा 1, या फिर 1/2। अरे भाई m की वैल्यू अगर 1 है और n5 की वैल्यू 2 है, अरे या तो 2/2 या 1/2। 2/2 हुआ तो रेशियो क्या आया 1, और 1/2 हुआ तो रेशियो क्या आया 0.5, यानी कोस अल्फा सिर्फ 2 ही हो जाएंगे। यानी दूसरे ऑर्बिट के लिए कोस अल्फा की सिर्फ 2 ही वैल्यू बनेंगी, या तो 0.5 या 1। और इसका मतलब ये है कि कोस अल्फा की अगर 2 ही वैल्यू हैं तो अल्फा सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, यानी कि जो दूसरा ऑर्बिट है वो सिर्फ 2 ही एंगल पे ओरिएंट कर सकता है, इजंट इट। खैर इसको ज़्यादा वही डिटेल में फिलहाल हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ये बात आपको पल्ले पड़ गई, ठीक है। और इस क्वांटम नंबर को क्या बोला भाई, इक्विटोरियल क्वांटम नंबर, ओके। हालांकि हमको इसका वही ज़्यादा प्रिसाइज आइडिया यहाँ पर हमको इसका नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलो भाई, अब यहाँ पर आपने भाई अभी तक आपने जो ऑर्बिट्स हैं वो तो आपको बनाने आगे, लेकिन आपने एक चीज़ शायद गौर नहीं की। क्या थी वो, एनर्जी। देखो जब हमने आपको ये बताया था, देखो अभी तक आपने सोमरफील्ड का सिर्फ पहला पोस्टुलेट ही आपने इस्तेमाल किया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपने भाई टोटल अभी तक आपने 4 क्वांटम नंबर्स आपने पढ़ लिए। तो आपका भाई जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, यानी कि nr प्लस n5, अरे भाई nr है n5 है और उनका सम क्या होता है n, इजंट इट। और एक मैंने आपको भी एक क्वांटम नंबर मैंने आपको और भी बताया है, बताओ कौन सा, जो m था, ठीक है। खैर भाई चलो हम वापस इसको भाई 2 डायमेंशनल केस पे भी ले आए। तो आप तब देखो तब क्या होगा बताओ। तो आपने सेमी मेजर एक्सिस निकाला था, आपने सेमी माइनर एक्सिस आपने निकाला था, ठीक है। और En की वैल्यू मैं आपको बताऊं क्या आई थी भाई, जब आप सिर्फ सोमरफील्ड का पहला पोस्टुलेट लगाते हो, ठीक है, यानी कि जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, सिर्फ एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, लेकिन जो एलिप्टिकल ऑर्बिट प्रिसेस नहीं करने लग रहा, ठीक है, जिसके अंदर भाई किसी तरह कोई प्रिसेशन नहीं है, ठीक है। अगर वो प्रिसेस नहीं करता है तो एनर्जी क्या आएगी, -me⁴z² 8ε0h² इंटू 1/nr प्लस n5 का होल स्क्वायर। अरे भाई अब nr प्लस n5 क्या होता है n, यानी कि ये 1/n² तो हो गया। ये तो वही एक्सप्रेशन बन जाता है जो एक्सप्रेशन बोहर ने निकाला था। यानी कि जब आप सोमरफील्ड सिर्फ पहला पोस्टुलेट लगाते हो तो आपके पास जो एनर्जी आती है ऑर्बिट्स की वो अभी भी n से ही डिफाइन हो रही है। आपको यहाँ पर nr तो n5 यहाँ पर रहता है तो सही भाई, अरे n5 तो है लेकिन n5 प्लस nr भी तो है, इन दोनों समटेन होता है, यानी कि एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि अभी तक आपने जो आपने एनर्जी निकाल ली है, अब बताओ बोहर मॉडल में पहले ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती थी -13.6, तो इस ऑर्बिट की एनर्जी भी क्या है -13.6। दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी क्या थी -13.6/4 थी ना भाई, यानी कि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर इस 2 की भी एनर्जी क्या है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी एनर्जी क्या है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों की एनर्जी सिर्फ पहला पोस्टुलेट पढ़ने पर ये दोनों क्या रहेंगे भाई, दोनों ऑर्बिट क्या रहेंगे, n = 2 से बनने वाले दोनों ऑर्बिट क्या रहेंगे डिजेनरेट। और n = 3 ऑर्बिट की एनर्जी क्या थी -1.51, अरे भाई -13.6/9 था ना, तो इसकी एनर्जी क्या होगी -13.6/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इसकी एनर्जी क्या होगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी भी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इजंट इट। तो फिर इससे फ़र्क क्या पड़ा। तो आपने बात देखी भाई कि पहला पोस्टुलेट लगाने पर ऑर्बिट्स तो ज़्यादा बन गए हमारे पास, लेकिन उन ऑर्बिट्स की एनर्जी क्या रहती है, उनकी एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। n = 2 से बनने वाले दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी क्या है सेम, n = 3 से बनने वाले तीनों ऑर्बिट्स की एनर्जी क्या है सेम, n = 4 से बनने वाले चारों ऑर्बिट्स की एनर्जी क्या है सेम। और हमको उनकी एनर्जी क्या चाहिए भाई, डिफरेंट होनी चाहिए ना। तो आपने अभी तक आपने दूसरा पोस्टुलेट आपने इस्तेमाल नहीं किया है। अब दूसरा पोस्टुलेट बताओ क्या कहता है। तो सोमरफील्ड का भाई दूसरा पोस्टुलेट क्या था, अब आपने ये देखना है कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हुए क्या इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज नहीं होती क्या। अरे भाई अलग अलग पॉइंट पे
क्या उसकी वेलोसिटी अलग अलग नहीं होएगी? बिल्कुल होएगी, ठीक है। और इस वजह से आप उसका रिलेटिविस्टिक करेक्शन मालूम कर सकते हो, ठीक है। तो होता क्या है एक्चुअल में आपको बताऊं, अभी तक हम क्या मानते थे कि जो एलिप्स है वो एलिप्स अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। मान लिया यहाँ पर कौन है? न्यूक्लियस। तो आप इसको ये मानो कि मान लिया यहाँ पर कौन है? न्यूक्लियस, ओके। और ये मानो क्या है भाई? एलिप्स। और इस एलिप्स के दो फोकी होंगे ना यहाँ पर भाई, और मान लिया इस फोकी पे कौन है? न्यूक्लियस। तो ये एलिप्स ऐसे हो गया। तो अभी तक आप क्या मानते थे कि इलेक्ट्रॉन इस एलिप्स में घूमता रहेगा। अरे भाई एलिप्स के दो फोकी हैं, फोकी 1 फोकी 2। मान लिया इस फोकी पे कौन है? न्यूक्लियस। तो अभी तक आप क्या मानते थे कि इलेक्ट्रॉन इस एलिप्स में घूमता रहेगा, ऐसे ही घूमता रहेगा जस्ट। लेकिन मैं आपको बताऊं भाई, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इसके अंदर लगातार बदलती रहती है, तो इस वजह से ये जो एलिप्टिकल जो ट्रेजेक्ट्री है ये इसके अराउंड भी घूमती है। कैसे? ये जो एलिप्स होगा ना, ये एलिप्स क्या करेगा? ऐसे एलिप्स भी ऐसे घूमेगा। मतलब ये एलिप्स है जो, इसको आप ऐसे घुमाने लग जाओ। आप समझ रहे हो बात? आप इसको ऐसे माने कि आप एक गत्ते का एक टुकड़ा काट लें एलिप्टिकल, ठीक है। और इस गत्ते के इस टुकड़े में मान लें यहाँ पर दो फोकी हैं, तो यहाँ पर जो फोकी है ना, इसमें से आप एक सिलाई पार कर दें, ठीक है। तो ये एलिप्स ऐसे होएगा, isn't it? अब आप इस सिलाई से इस गत्ते को आप ऐसे घुमाएं, तो ये गत्ता क्या ऐसे इसके चारों तरफ भाई एक फ्लावर सा नहीं बना देगा इसकी तरफ घूमते घूमते? तो इसको बोलते हैं प्रिसिशन, इसको बोलते हैं प्रीसेस करना। तो सिमिलरली क्या होएगा भाई, ये जो एलिप्टिकल जो पाथ था ना, ये पाथ इसके चारों तरफ प्रीसेस करने लग जाएगा। दिखाई दे रहा है आपको भाई? ये एलिप्स है, अभी आप अपनी जगह पे फिक्स नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन इस एलिप्टिकल पाथ में तो इसको तो फॉलो करता ही रहेगा, लेकिन इसको फॉलो करते करते वो एलिप्टिकल जो पाथ है वो खुद भी मूव करने लग रहा है इस तरह से। नजर आ रहा है आपको भाई? और इसमें यहाँ पर जो ये एंगल है इसको हम बोलेंगे डेल्टा फाई। क्या होगा ये? 2π/y - 2π। ओके। तो भाई ऐसे एलिप्स की जो इक्वेशन होगी, अब एलिप्स की जो नॉर्मल इक्वेशन थी मैंने आपको पढ़ाई थी ना इसी चैप्टर के अंदर भाई, तो एलिप्स की जो नॉर्मल इक्वेशन है वो रिफाइन हो जाएगी इस फॉर्मूले से, 1/r = 1 + एप्सिलॉन cos y phi। देखो, अरे भाई एलिप्स की नॉर्मल इक्वेशन क्या थी? 1/r 1 + एप्सिलॉन cos phi a × 1 - एप्सिलॉन स्क्वायर थी ना। अब उसी एलिप्स की नॉर्मल इक्वेशन देखो भाई, 1 + एप्सिलॉन cos y phi × a × 1 - एप्सिलॉन स्क्वायर हो जाएगी। बताओ y किसको बोलते हैं यहाँ पर? y स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर? y, अरे भाई y यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन y स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 1 - ze² / 4πε0 pc स्क्वायर, ठीक है। तो जब आपने एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था ना, तो वहाँ पर आपने जो एलिप्स की इक्वेशन सॉल्व की थी, वो एलिप्स की इक्वेशन आपने वही इससे रिप्लेस कर देनी है, ठीक। इसको आपने यूज़ करना है और तब आपने एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है। तो अब आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला बताओ क्या आएगा भाई? बताओ। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट आई थी वहाँ पर, तो लेकिन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट दैट प्रिसेसेस, यानी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो प्रिसेस भी करने लग रहा है, वो क्या ये बताओ भाई? तो वो आएगी En एंड n⁵, यानी यहाँ पर n भी आया और n⁵ भी आया भाई, -mz² e⁴ 8 ε0² h² n² -me⁴ अल्फा यहाँ पर वही कांस्टेंट है, ठीक है, z²/8 ε0² h² n/n⁵ - 3/4 1/n⁴ ये आएगा हमारे पास। ओके, जहाँ पर अल्फा क्या बताओ भाई? अल्फा यहाँ पर है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है? ये एक बड़ी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू होगी e² / 2 ε0 ch, वे बराबर आएगा 1/137 के बराबर आएगा, ठीक है। और तो अब आपको एक बात साफ साफ नजर आती है कि यहाँ पर अब जो एनर्जी है, अब वो सिर्फ n से डिफाइन नहीं होती, वो n के साथ साथ n⁵ से भी डिफाइन होती है, यानी कि तो अब आपको ये पता लग गया भाई कि जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट है वो n की वैल्यू के साथ साथ n⁵ यानी कि l की वैल्यू के ऊपर भी क्या करती है भाई?
डिपेंड करती है। यानी कि अगर मान लिया दो ऑर्बिट्स का n सेम है लेकिन l डिफरेंट है, यानी कि n फाई डिफरेंट है, तो उनकी एनर्जी भी क्या होगी, डिफरेंट। अब इसका भाई बहुत ज़्यादा हमको बेनिफिट देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं फाइन स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। अब हम ये देखते हैं, ये आपका सिस्टम था। अब देखो ये तो क्या है, ये तो भाई सोमरफील्ड मॉडल ऑफ एटम, ये तो है क्या बोलते हैं डिस्टेंस स्केल पे, ठीक है। और यहाँ पर सोमरफील्ड मॉडल ऑफ एटम को मैंने एनर्जी स्केल पे शो कर रखा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ n बराबर है 2 और n बराबर है 3 के कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्बिट्स के लिए। बात आपको पहले पढ़ रही हुई, ठीक है। तो भाई ये क्या है आपका 1-1 ऑर्बिट, अरे भाई ये क्या है, ये रेड सर्कल क्या है 1-1 ऑर्बिट, ये क्या है 2-2 ऑर्बिट, ये क्या आपका भाई 2-1 ऑर्बिट, 3-3-3-2 और 3-1 ऑर्बिट। लेकिन भाई कुछ समय के लिए आप बेशक इसको भूल जाएं, क्योंकि हमने सिर्फ एनर्जी स्केल पे हमने सिर्फ कौन सी शो कर रखे हैं 3-3-3-2 और 3-1 और 2-1 और 2-2, ठीक है। तो आप ये देखें कि ये बताओ कौन सा आपका 3-3-3-2 और 3-1, तो 3-3 की एनर्जी क्या है ज़्यादा, 3-2 कम और 3-1 क्या आएगी और भी कम, और 2-2 की ज़्यादा 2-1 की उससे कम, ओके। तो इनकी एनर्जी क्या होगी ना, डिफरेंट। तो अब आप ये बताएं कि बाल्मर सीरीज की पहली लाइन बताओ कैसे आती थी। तो बोहर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग बाल्मर सीरीज की पहली लाइन कैसे आती थी, n बराबर 3 कॉरस्पॉन्डिंग n बराबर है 2 तक एक सिंगल लाइन आती थी ना भाई, एक सिंगल लाइन आनी चाहिए थी, लेकिन आती वहाँ पर क्या है मल्टीपल पीक्स। तो उनको उस मल्टीपल पीक्स को भाई कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बोहर मॉडल। तो सोमरफील्ड ने उसे कैसे एक्सप्लेन किया, तो उसने क्या बताया भाई कि n बराबर 3 कॉरस्पॉन्डिंग एक सिंगल ऑर्बिट नहीं होता, n बराबर है 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 ऑर्बिट होते हैं, ठीक है। ये रहे 3 ऑर्बिट भाई 3-3-3-2 और 3-1, और n बराबर है 2 के कॉरस्पॉन्डिंग एक ऑर्बिट नहीं होता, 2 ऑर्बिट होते हैं। देखो यहाँ पर ये क्या है 2-2 और 2-1 ऑर्बिट, इजंट इट। तो 3-3 से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ सकता है 2-2 में, 3-3 से 2-1 में, 3-2 से 2-2 में, 3-2-2 से 2-1 में, 3-1 से 2-2 में, 3-1 से 2-1 में। और इसको मैं एनर्जेटिकली दिखाऊँ भाई तो ये हो जाएगा, यानी कि अरे भाई 3-1 से 2-1, 3-1 से 2-2, 3-2 से 2-2, 3-2 से 2-1, 3-3 से 2-1, 3-3 से 2-2। तो 3 से 2 टोटल देखा जाए तो भाई कितनी ट्रांजिशन होंगी, 6 ट्रांजिशन। यानी कि इनकी फिर क्या एक्सपेक्टेशन थी कि कितनी पीक अराइज होनी चाहिए भाई, 6 पीक्स आनी चाहिए। यानी कि इन्होंने एक तरह से एक थ्योरेटिकल बेसिस दे दिया कि भाई किस तरीके से हमको मल्टीप्लेट मिल सकता है, हमको बाल्मर सीरीज अल्फा लाइन हमको भाई क्या मिल सकता है, मल्टीप्लेट। लेकिन मैं आपको बताऊं आज हमको पता कि वो मल्टीप्लेट होता है, लेकिन उस वक्त तक जो बाल्मर सीरीज अल्फा लाइन है उसमें एक डबलेट ही नजर आता था। यानी कि 6 पीक्स की बजाय हमको पीक सिर्फ कितनी नजर आती थी, 2। तो सोमरफील्ड ने फिर क्या माना कि भाई इन 6 पीक्स में से कुछ पीक्स की इंटेंसिटी क्या होती होगी, कम ज़्यादा होती होगी, ठीक है, और 2 पीक्स की इंटेंसिटी क्या होती होगी, ज़्यादा, और वही फिर भाई डबलेट में पीर होती है, ठीक है। तो उन्होंने अपना फोकस क्या रखा भाई, उन्होंने ये सोचा भाई कि थर्ड लेवल से 2-2 और थर्ड लेवल से 2-1, क्योंकि भाई यहाँ पर ये सेपरेशन मोस्ट होता है, ठीक है। तो उन्होंने जब 2-2 और 2-1 का जो सेपरेशन था, एक्सपेरिमेंटल सेपरेशन जो होता है बाल्मर सीरीज की अल्फा लाइन एक्चुअल में क्या होती है मल्टीप्लेट, लेकिन ठीक ठाक मतलब एक नॉर्मल रिजॉल्विंग पावर के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हमको वो क्या नजर आता है डबलेट, और उसमें कितना सेपरेशन होता है 0.3 सेंटीमीटर इनवर्स। और यहाँ पर जब आप देखोगे तो 2-2 और 2-1 में जो गैप है वो भी कितना होता है भाई, थ्योरेटिकली 0.357 सेंटीमीटर, यानी कि अप्रोक्सीमेट नहीं। तो उन्होंने क्या सोचा भाई कि ऊपर वाले लेवल से 2-2 एक ट्रांजिशन इंटेंस होती होगी और ऊपर वाले लेवल से 2-1 एक दूसरी ट्रांजिशन इंटेंस होती होगी। तो 6 पीक्स की बजाय 2 पीक्स क्या होती होंगी मोर इंटेंसिटी की, और उन्हीं का जो सेपरेशन है फिर हमको भाई क्या होता है बताओ भाई, अपीयर होता है, ठीक है। तो इन्होंने फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया भी और नहीं भी किया, इन्होंने इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि आपको पता भाई इसको प्रिसाइजली तो आगे जाके कौन एक्सप्लेन करेगा इसको, बताओ, जो आपका भाई वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है, ठीक है। तो उन्होंने भाई इसको एक्सप्लेन किया और नहीं भी किया, आप ये मानो, ओके। अब हम देखते हैं भाई लिमिटेशंस ऑफ सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो इसकी भाई 4 प्राइमरी लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो भाई सोमरफील्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर इन ए सोफिस्टिकेटेड मैनर,
तो जब मैंने आपको अभी बताया था भाई कि एक्चुअल में इसने जो स्पेक्ट्रल लाइंस आनी चाहिए थी बाल्मर सीरीज़ की अल्फा लाइन के अंदर जितनी लाइंस प्रेजेंट होनी चाहिए थी, इसने बताया 6। पीक्स का नंबर होता है एक्चुअल में 8, और लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम रिजोल्व कितना कर पाए 2। तो ना तो एक्सपेरिमेंटल पीक्स की एग्जैक्ट पोजीशन ना ही उनका नंबर ये एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर पाई, ठीक है। दूसरा, सोमरफेल्ड मॉडल ऑफ एटम कुड नॉट एक्सप्लेन द एनर्जी एंड स्पेक्ट्रम ऑफ कॉम्प्लेक्स एटम्स। और भाई कॉम्प्लेक्स एटम्स के जो स्पेक्ट्रम और एनर्जीज हैं उनके बारे में ये कोई रैशनल हमको जस्टिफिकेशन नहीं दे पाई। तीसरी क्या थी भाई, ये भाई इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में भी कोई क्या बोलते हैं हमको डिटेल्ड भाई जो इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड नहीं कर पाई ये थ्योरी, ठीक है। और चौथी लिमिटेशन क्या है, सोमरफेल्ड थ्योरी डिड नॉट प्रोवाइड एग्जैक्ट मैकेनिज्म फॉर ज़ीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। और इसने भाई स्टार्क इफेक्ट और ज़ीमन इफेक्ट के बारे में भी ज़्यादा हमको इन्फॉर्मेशन, हालांकि जो इंक्लिनेशन था ना जो भाई, अरे जो इसका भाई मैंने आपको बताया था जो क्या बोलते हैं, अरे भाई जो इसका स्पेस क्वांटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था उसने थोड़ा बहुत स्टार्क इफेक्ट और ज़ीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, लेकिन वो पूरी तरीके से प्रॉपर वे में इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो ये भी क्या थी इसकी भाई एक लिमिटेशन थी। और ये भी आप ध्यान रखना भाई कि बोहर मॉडल की जो लिमिटेशन थी ना, जो दूसरी लिमिटेशन, वो भी इसकी लिमिटेशन है कि भाई इसने किसको एक्सप्लेन नहीं किया, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। ये वेव पार्टिकल ड्यूलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ये दोनों भी इसकी लिमिटेशंस हैं, ठीक है, ओके। तो भाई आज के लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ डाउट्स हैं या कुछ आपके सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। और भाई मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।